नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए एक संपूर्ण टेस्ट पेपर के बारे में, जो कि 150 क्वेश्चनों का रहेगा, जिसमें आपके 30 प्रश्न साइकोलॉजी के, 30 प्रश्न हिंदी के, 30 प्रश्न संस्कृत के और 60 जो क्वेश्चन है वो एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन के रहेंगे। जो साइंस मैथ से हैं वो ये 90 क्वेश्चन कर लें, यानी साइको हिंदी संस्कृत को करके बता दें कि कितने क्वेश्चन सही होते हैं। बाकी जो एसएसटी से हैं उनको 150 प्रश्न हल करने हैं और आपके कितने सही होते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने सही होते हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, ये अपना तीसरा मॉडल पेपर है 150 क्वेश्चनों का। 2 हमने अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं चैनल पर। यदि रीट की तैयारी कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में आत्मनिर्भरता पैदा होगी, परिश्रम करने की भावना जागृत होगी, मानसिक शक्ति बढ़ेगी या शारीरिक शक्ति बढ़ेगी। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भरता पैदा होगी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की यहाँ पर आयु पूछी गई है। तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जी हाँ साथियों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा साथियों 11 से 15 वर्ष। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 180, 280, 380 या 480। तो साथियों, बालक को गर्भ में विकसित होने के लिए 280 दिन लगते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है? वुडवर्थ, वाटसन, लेविस या स्किनर। 4 ऑप्शन है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। साथियों, इसका राइट आंसर आपका रहेगा स्किनर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? 4 विकल्प हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आरंभ करने से पहले एक कुशल शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो साथियों, अधिगम की परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? चलिए, 4 विकल्प आपके सामने। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? तो साथियों, राइट आंसर रहेगा 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 7 है, विकास की प्रक्रिया में बालक के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन आता है? तो साथियों, विकास की प्रक्रिया में बालक के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन आता है? गुणात्मक, मात्रात्मक, दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही। आगे देखिए, व्यक्तित्व का अर्थ क्या है? 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है। व्यक्तित्व का अर्थ पूछा गया आपसे। चलिए बताइए जल्दी से। तो साथियों, राइट आंसर क्या रहेगा? व्यक्तित्व का क्या अर्थ है? तो साथियों, यहाँ पर आपका 8वें का राइट आंसर रहेगा, व्यक्ति में निहित समझ, क्षमताओं एवं योग्यताओं का गत्यात्मक संगठन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, व्यक्तित्व संयुक्त उत्पाद है किसका? व्यक्तित्व किसका संयुक्त उत्पाद है? साथियों, 4 विकल्प आपके सामने हैं। राइट आंसर आपका रहेगा वंशानुक्रम व वातावरण का। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे है, स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक जो जी होता है वो किस प्रकार का होता है? स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक जी किस प्रकार का होता है साथियों? प्रश्न नंबर 10 है। तो राइट आंसर रहेगा जन्मजात व अपरिवर्तनीय होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, गिलफर्ड ने बुद्धि की व्याख्या किस प्रकार की है? गिलफर्ड ने बुद्धि की व्याख्या किस प्रकार से की है? तो साथियों, राइट आंसर रहेगा आपका उक्त तीनों के संदर्भ में, यानी डी ऑप्शन सही रहेगा। एक प्रक्रिया भी बताया है, उत्पाद भी बताया और निर्णय लेने की योग्यता भी बताया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
आगे है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण से संबंधित नहीं है। अच्छे शिक्षण से संबंधित कौन सी विशेषता नहीं है पूछा गया है। तो 12वें का राइट आंसर रहेगा साथियों शिक्षण निवेश है, ये विशेषता नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 13वां प्रश्न है शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है। शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है साथियों। तो साथियों राइट आंसर आपका क्या रहेगा प्रश्न नंबर 13 में, राइट आंसर बनेगा निर्धारित अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करना। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, परीक्षा आधारित अधिगम में विद्यार्थी भाग लेता है सक्रिय रूप से, निष्क्रिय रूप से, या तो निष्क्रिय अथवा सक्रिय या प्रसारित। परीक्षा आधारित अधिगम में विद्यार्थी किस प्रकार से भाग लेता है, सक्रिय रूप से भाग लेता है साथियों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, एक कक्षा अध्यापक बालकों की अध्ययन आदतों का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है। इस अध्ययन में शैक्षिक उपलब्धि है द्विआयामी चर, अंतर्बाधा चर, स्वतंत्र चर या परतंत्र चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15। राइट आंसर रहेगा साथियों परतंत्र चर, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, विकास की अवस्था में बालक जब बच्चा एवं प्रौढ़ की वह संधि अवस्था में होता है तो यह क्या कहलाता है। प्रौढ़ या वयस्क, पश्च बाल्यावस्था, किशोरावस्था या पूर्व बाल्यावस्था। यहाँ पर आपको सोच समझकर आंसर देना है। विकास की अवस्था में बालक जब बच्चा और प्रौढ़ की वह संधि अवस्था में होता है तो उसे साथियों किशोरावस्था कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। आगे है प्रश्न नंबर 17, ऐसे बालक जो अंग्रेजी बोलने वाले परिवारों से संबंध नहीं रखते हैं, इनके संबंध में ये सोचना सही होगा कि। 4 विकल्प दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक आराम से पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। ऐसे बालक जो अंग्रेजी बोलने वाले परिवारों से संबंधित नहीं हैं, इनके संबंध में क्या सोचना सही होगा साथियों। तो राइट आंसर रहेगा साथियों सी ऑप्शन। एक भाषा में प्राप्त प्रवीणता दूसरी भाषा को सिखाने में सहायक होती है, अतः विद्यार्थियों में भाषा कौशल उत्पन्न करने के लिए उन्हें द्विभाषी होने के लिए प्रेरित करना, ये सही सोचना रहेगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 18 देखिए, अधिगम अक्षमता का कारण है। अधिगम अक्षमता का कारण क्या है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो राइट आंसर आपको बताना है। 18 में राइट आंसर रहेगा जैविकीय एवं वातावरणजन्य कारक, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए साथियों, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए। चलिए बताइए राइट आंसर क्या रहेगा साथियों। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन जो है वह आपके दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, सेटेट जैसे एग्जाम में, ए ऑप्शन सही रहेगा। 20वां प्रश्न देखिए, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि। किस प्रकार का परामर्श दिया जाता है शिक्षक को साथियों। 20 नंबर क्वेश्चन आपके साथ सामने हैं। राइट आंसर इसका क्या रहेगा आपको बताना है। तो 20वें का राइट आंसर डी ऑप्शन रहेगा साथियों। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करवाना, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे, बताइए। 21 नंबर आपके सामने है। कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है या रुचि नहीं है उनको, तो क्या करेंगे साथियों। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, डी ऑप्शन। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का। तो परिवार जो है साथियों वह एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, ध्यान रखना है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 23 है, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। किस पर आधारित होती है। पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः किस पर आधारित होती है। तो उनके जो है साथियों अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर आधारित होती है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
प्रश्न नंबर 24 है, मूल्यांकन है परीक्षा, जांच, परख या उद्देश्य प्राप्ति की सुनिश्चितता। मूल्यांकन क्या है साथियों? यह है आपके उद्देश्य प्राप्ति की सुनिश्चितता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के तहत पड़ोस की सीमा जिसमें विद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए, बताइए। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए 1 किलोमीटर पैदल दूरी पर विद्यालय होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 एनसीएफ 2005 की पाठ्यचर्या का निर्देशिक सिद्धांत कौन सा है? परीक्षा प्रणालियों को लचीलेपन से मुक्त करना, परीक्षा को कक्षागत गतिविधियों से जोड़ना, शिक्षण प्रक्रिया रटत प्रणाली से मुक्त होना या उपयुक्त सभी। तो साथियों राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, 27वां, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को व्यावहारिक बनाने का श्रेय किसका है? डाल्टन को, फ्रोबेल को, जॉन डीवी को या स्टीफन एम कोरे को? तो साथियों शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान रखना है स्टीफन एम कोरे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर की ओर। आत्म प्रत्यय का मापन किया जाता है। आत्म प्रत्यय का मापन किस रूप में किया जाता है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा उपयुक्त सभी, यानी अर्थ विभेदक प्रविधि, क्यूसॉर्ट प्रविधि और सेल्फ कॉन्सेप्ट इन्वेस्ट इन्वेंट्री। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए उत्तम उपाय क्या है? निंदा, पुरस्कार, डांटना या नवाचारों का प्रयोग करना। तो प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को यदि अभिप्रेरित करना है तो पुरस्कार सबसे बेस्ट रहेगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचाती है? एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचाती है? तो साथियों लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन पूरे हुए। अब कितने सही हुए आपके जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब हम हिंदी प्रथम भाषा की ओर बढ़ने जा रहे हैं साथियों, जिसके कुल 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। हिंदी भाषा प्रथम के रूप में आपके सामने एक गद्यांश आया है। प्रश्न मैं बता देता हूँ, 31 नंबर से शुरू हो रहे हैं। निरक्षर का विलोम शब्द क्या है? निरक्षर शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है साथियों, राइट आंसर बनेगा साक्षर, ऑप्शन नंबर ए। 32 है, श्रम साध्य शब्द में कौन सा समास है? श्रम साध्य शब्द जो है उसमें समास पूछा गया है, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या अवयवी भाव। तो साथियों श्रम साध्य में समास रहेगा तत्पुरुष समास, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, किसानों को कृषि संबंधित नई जानकारी देना जरूरी है, रेखांकित शब्द है। किसानों यहाँ पर आया हुआ है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या इनमें से कोई नहीं। तो 33 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह है एक जातिवाचक संज्ञा है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे है, इनमें से कौन सा ए उपसर्ग का उदाहरण नहीं है? अवस्था, अशिक्षित, असामाजिक या अधर्म। तो साथियों ए उपसर्ग किस में नहीं लगा हुआ है ये बताना है। तो 34 नंबर का राइट आंसर रहेगा अवस्था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। 35 नंबर है, उनकी यह अवस्था एक बहुत बड़ी समस्या प्रस्तुत करती है, रेखांकित शब्द में विशेषण क्या है? संकेतवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या गुणवाचक। बहुत बड़ी, इसमें आपको बताना है कि विशेषण किस प्रकार का लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 35 में बताना है, तो ये गुणवाचक विशेषण है साथियों, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे फिर से गद्यांश और इसका क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता वाक्य में किस प्रकार का काल है? प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता किस प्रकार का काल है साथियों, बताइए। प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, कमेंट कीजिए जल्दी से। तो साथियों प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर भूतकाल रहेगा, बी ऑप्शन। देखिए किस प्रकार से ये भूतकाल बना है, यहाँ पर देखिए, राज्य अधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत रहा क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांति निर्वाह कर चुका था, अपने जीवन का कार्य समाप्त कर चुका था, किंतु उसे पुरस्कृत किया जाता तो प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता। भूतकाल का ये सेंटेंस है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा बनेगा?
37 नंबर आपके सामने आ चुका है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा? तो कवित्री बनेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है 38, उनकी प्राप्त्याशा की युक्ति संगत बनाता है। उनकी प्राप्त्याशा की युक्ति संगत बनाता है, वाक्य में रेखा के शब्द का अर्थ है। प्राप्त्याशा का अर्थ पूछा गया है साथियों आपसे। प्राप्त होने की आशा, निराशा, उत्साह या प्राप्त होने की कोई आशा नहीं। तो साथियों प्राप्त होने की आशा प्रत्याशा या प्राप्त्याशा कहलाती है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है कविता शब्द का बहुवचन क्या बनेगा? कविता शब्द का बहुवचन क्या बनेगा? तो साथियों कविता का कविताएं बनेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 40 है, अपने जीवन में इस कार्य को समाप्त कर चुका था, इस वाक्य को भविष्य काल में बदलना है। अपने जीवन में इस कार्य को समाप्त कर चुका था, तो आपको बदलना है। राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, अपने जीवन में इस कार्य को समाप्त कर दूंगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 41 की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। मेरा भाई होशियार है, वाक्य में उद्देश्य कौन है? चलिए, मेरा भाई होशियार है, इसमें उद्देश्य पूछा गया है। राइट आंसर मेरा भाई रहेगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। यहाँ शोर मत करो किस प्रकार का वाक्य है? 42 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ शोर मत करो। चलिए बताइए किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक, विधिवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक। देखिए यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा, विधिवाचक। ठीक है, आगे देखिए, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, वाक्य किस प्रकार का है? जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, किस प्रकार का वाक्य है साथियों? यह मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 44 की ओर देखिए, किस क्रम में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए। किस क्रम में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में सही प्रयोग नहीं हुआ है, करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है तेली का बैल होना का अर्थ क्या है? तेली का बैल होना, तेली का बैल होना का अर्थ है साथियों बुरी तरह काम में लगे रहना, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है स्वेलिन विकार यानी ऑस्टिन डिसऑर्डर में बच्चा क्या करता है? स्वेलिन विकार में बच्चा क्या करता है साथियों? तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम किस पर बल देता है? भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम किस पर बल देता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखिए 48 नंबर, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा गया, ध्यान रखना है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर बल दिया जाता है, ये बिल्कुल सही नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है? सीधा से ये पूछा गया है, 4 विकल्प है, राइट आंसर रहेगा प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 50 नंबर, वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं साथियों? भाषा के बारे में ये बताना है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार राइट आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, ये वाइगोत्स्की का कथन है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 51 नंबर है, व्याकरण की किस विधि में व्यावहारिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है? व्याकरण की किस विधि में व्यावहारिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है? पाठ्यपुस्तक, आगमन निगमन, समवाय या भाषा संसर्ग? राइट आंसर रहेगा भाषा संसर्ग प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी। 52 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? कविता पढ़ानी है प्राथमिक स्तर पर, तो क्या रहेगा साथियों? गीत प्रणाली, राइट आंसर रहेगा, गीत गा गा कर पढ़ाएं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है ज्ञान, अनुभवों, भावनाओं, विचारों, प्रवृत्तियों तथा मूल्यों के संचय का साधन कौन सा है? विषय प्रवेश, उपसंहार, पाठ्यपुस्तक या उपयुक्त सभी? तो 53 नंबर का राइट आंसर पाठ्यपुस्तक बनेगा, ऑप्शन नंबर सी।
आगे बढ़ते हैं 54 नंबर की ओर। बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करने का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं है। बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करने का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर रहेगा विद्यार्थी भाषिक तत्वों को पहचान सकेगा। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों 55 नंबर की ओर। भाषा की अशुद्धियाँ होती है, किस में होती है? लिखने में, पढ़ने में, बोलने में या उपयुक्त सभी में? तो भाषा की अशुद्धियाँ जो है उपयुक्त सभी में हो सकती है, लिखने में भी हो सकती है, पढ़ने में भी हो सकती है, बोलने में भी हो सकती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है श्रुतलेख बोलते समय शिक्षक को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उचित स्वर, उचित गति, उचित विराम, उपयुक्त सभी। तो साथियों उपयुक्त सभी यानी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे है उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता किस प्रकार के बालकों को होती है? उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता किन्हें होती है साथियों? 4 विकल्प हैं। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति न करने वाले बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण कार्य किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति किस प्रकार की परीक्षा का प्रकार है? रिक्त स्थानों की पूर्ति किस प्रकार की परीक्षा का प्रकार है? वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, लघु स्तरीय, विस्तृत उत्तरीय या इनमें से कोई नहीं? तो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा है। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 59 नंबर में। मूल्यांकन के कतिपय महत्वों की चर्चा की जा रही है, जो अनुपयुक्त हो उसका चयन करें। मूल्यांकन का महत्व कौन सा नहीं है ये पूछा है सीधा सा। 4 विकल्प है साथियों। राइट आंसर रहेगा शिक्षक का प्रयास, ऑप्शन नंबर बी। आगे है प्रश्न नंबर 60, उसके बाद हिंदी भाषा आपकी पूरी हो जाएगी। तो देखिए, आज छात्रों की उपलब्धियों का मापन करने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी मापन की विधि नहीं है? अवलोकन, साक्षात्कार, लक्षण मिलान या प्रश्नावली। तो साथियों अभी वर्तमान समय में जो मापन की विधियां हैं, उपलब्धियों का मापन करने की विधियां हैं, वह लक्षण मिलान नहीं है साथियों। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये हिंदी के 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आपके कितने सही वे जल्दी से बता दीजिए। फिर हम द्वितीय भाषा संस्कृत की ओर बढ़ रहे हैं। यदि किसी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अब हम संस्कृत भाषा के कुल 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 61 नंबर प्रश्न से जो है आपकी संस्कृत भाषा स्टार्ट हो रही है साथियों। कुल 30 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, विसर्ग से उच्चारण स्थानम किम? विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, तालु, दंता या ओष्ठो? तो निश्चित रूप से अकु है। विसर्जनीय नाम कंठ है, तो कंठ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है बाल है उच्चई कृदंती। वाच्य परिवर्तन करना है। बाल है उच्चई कृदंती। वाच्य परिवर्तन कीजिए साथियों, क्या बनेगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा बालेन उच्चई कृदंते, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है अशुद्ध वाक्य कौन सा है? 63 नंबर में बताना है अशुद्ध वाक्य आपको। चौराद, विभेति, ग्रामाद, आयाति, नगराद, आगच्छति या गुरुणा पठति। तो साथियों राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। चौराद विभेति पंचमी विभक्ति सही है, ग्रामाद आयाति पंचमी विभक्ति सही है, नगराद आगच्छति पंचमी विभक्ति सही है, लेकिन गुरुणा पठति, गुरु से पढ़ता है, इसमें भी पंचमी विभक्ति आनी चाहिए थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है राम वन में गया। संस्कृत अनुवाद करना है। राम वन में गया। 4 विकल्प आपके सामने। 64 नंबर का राइट आंसर रहेगा राम है वनम अगच्छत, ऑप्शन नंबर बी। अगला है अर्धो घटो गोस्मुपेति। सुक्ति है ये, अर्धो घटो गोस्मुपेति अव नूनम च अपि। राइट आंसर रहेगा नूनम, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, आपको पद्यांश दिया गया है। सबसे पहला 66 नंबर क्वेश्चन है, यन शब्द से संधि विच्छेद अस्ति। यन का संधि विच्छेद क्या रहेगा? 4 विकल्प आपके सामने। 66 नंबर का राइट आंसर बताना है। सही ऑप्शन रहेगा पहला, यत प्लस ने यन बनेगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 67 नंबर है विद्या समृद्ध है पद से समास विग्रह के। विद्या समृद्ध का समास विग्रह क्या रहेगा? चलिए बताइए। 67 नंबर का राइट आंसर रहेगा विद्या समृद्ध है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, विद्या शब्द लिंग का। विद्या शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या कोई भी नहीं? तो साथियों विद्या शब्द में पुल्लिंग
स्त्रीलिंग रूप है विद्या, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर की ओर। प्रसन्नम इति शब्द से प्रकृति प्रत्यय विभागम कुर्वन्तु। प्रकृति प्रत्यय आपको छांटना है। प्रसन्नम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सी धातु है, कौन सा उपसर्ग है। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा, नम और नम। ल्युट प्रत्यय आता है तो ये लेप तो होगा नहीं, ये होगा नहीं आपका। अब देखिए इसमें प्रसन्नम में शब्द धातु और प्रत्यय उपसर्ग है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है मरोऊ शब्द का विभक्ति। मरोऊ शब्द में कौन सी विभक्ति है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, तृतीया। तो मरोऊ शब्द में साथियों कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे आपको गद्यांश दिया गया है, जरूरत पड़ेगी तो दिखा दिया जाएगा वापस। 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भ्रष्टाचार इत्यत्र संधि वर्तते। भ्रष्टाचार शब्द में कौन सी संधि है, गुण, दीर्घ, यण या अयदि। भ्रष्टाचार शब्द में साथियों दीर्घ संधि है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है समुत्पद्यन्ते इत्यत्र कति उपसर्गा। समुत्पद्यन्ते इसमें कितने उपसर्ग है साथियों, तो साथियों इसमें 2 उपसर्ग लगे हुए हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है भवितुम इत्यत्र प्रत्यय वर्तते। भवितुम में कौन सा प्रत्यय है, तुमुन, तुम, इतुम या वितुम। तो साथियों तुमुन प्रत्यय है भवितुम में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 73 में। आगे देखिए 74 नंबर। भ्रष्टाचार मुक्त इत्यत्र समास है। भ्रष्टाचार मुक्त शब्द में कौन सा समास है, बिल्कुल इजी आपके लिए। भ्रष्टाचार से मुक्त बिल्कुल तत्पुरुष समास है साथियों, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है कार्याम है इत्यत्र वचनम किम। कार्याम है शब्द में कौन सा वचन लगा हुआ है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या अव्यय शब्द है। तो साथियों ये बहुवचन का रूप है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है व्याकरण से विधि नास्ति। व्याकरण की विधि नहीं है, निगमन, आगमन, संश्लेषण या विश्लेषण। तो साथियों व्याकरण की विधि नहीं है, विश्लेषण विधि नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 76 का। अगला देखिए विश्लेषणात्मक विधि एका विधिरस्ति। विश्लेषणात्मक विधि जो है एका विधिरस्ति, अनुकरण विधि, साचर्य विधि, संयुक्त विधि, आगमन विधि। तो साथियों ये जो विधि है ये एक संयुक्त विधि है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 77 का। अगला है अज्ञाताद ज्ञातम प्रति कस्मिन विधौ वर्तते। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि का सूत्र है, तो साथियों ये है निगमन विधि का सूत्र, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है नाटक शिक्षण से प्रमुख विधि अस्ति। नाटक शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है, कक्षा अभिनय, आदर्श अभिनय, व्याख्या अभिनय या सर्वे। चलिए नाटक शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है, तो साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वह रहेगा आपका आदर्श विनय विधि। इसमें यदि समवाय विधि ऑप्शन होता तो वो करेक्ट आंसर बनता। किम शिक्षणम सूत्रम अशुद्धम। कौन सा शिक्षण सूत्र अशुद्ध है, मूर्ताद मूर्तम प्रति, सरलात् कठिनम प्रति, संश्लेषणात् विश्लेषणम प्रति या अप्रत्यक्षात् प्रत्यक्षम प्रति। तो साथियों अशुद्ध है संश्लेषणात्मक विश्लेषण प्रति, ये विश्लेषण से संश्लेषण की ओर होना चाहिए था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है भाषा अधिगम से अवयवा कति। भाषा अधिगम के कितने अवयव हैं, 1, 3, 2 या 4 है, तो 4 हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है मौखिक परीक्षा या भेद है नास्ति। मौखिक परीक्षा का भेद कौन सा नहीं है, 82 नंबर क्वेश्चन में बताइए राइट आंसर क्या रहेगा साथियों। वाक चातुर्यम, संवाद, शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थ। तो साथियों वाक चातुर्यम इसका राइट आंसर रहेगा, ये मौखिक परीक्षा का भेद नहीं है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रस्तावनात्मक प्रश्नेषु अंतिम प्रश्नों भवति। प्रस्तावना के जो प्रश्न होते हैं उसमें अंतिम प्रश्न किस प्रकार का होता है, 83 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, डी ऑप्शन समस्यात्मक प्रश्न होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्व विचारान बोधगम्यान कर्तु शिक्षकम। बताइए स्व विचारान बोधगम्यान, छात्र खुद विचार करे, बोध करे, इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, उदाहरण देना चाहिए। उदाहरणम दृष्टांतादिकम मनुश्चरेत, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है निम्नलिखितेषु पठन शिक्षण से विधि नास्ति। पठन शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है, चित्र विधि, वर्णोच्चारण विधि, अनुकरण विधि या प्रश्नोत्तर विधि।
85 का राइट आंसर रहेगा वर्ण उच्चारण विधि, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, निम्नलिखितेषु लेखन कौशल से अभिवृद्धि विषयक विधि नास्ति। लेखन कौशल का विकास करने के लिए कौन सी विधि नहीं है? मॉन्टेसरी विधि, ध्वनि साम्य विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि या रूपरेखा अनुकरण विधि। लेखन कौशल का विकास करने के लिए ध्वनि साम्य विधि नहीं आएगी साथियों, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षण से उद्देश्यम अस्ति। मुख्य रूप से संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो बिल्कुल इजी है, राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? संस्कृत भाषायाम दक्षता प्रदानम, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, दंडान्वय विधि, दंड कस्य सूचक। दंडान्वय विधि में दंड किसका सूचक है? शब्द, अर्थ, लघुडस्य या वाक्य से, तो वाक्य का प्रतीक होता है दंड, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, पाठ योजनायाम पूर्व ज्ञान से तात्पर्यम अस्ति। पाठ योजना में पूर्व ज्ञान का मतलब क्या है? चलिए 89 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व कक्षा या ज्ञानम, ऑप्शन नंबर सी। और अंतिम प्रश्न संस्कृत के लिए, संस्कृत भाषा अधिगमनाय सर्व कौशलेषु अभ्यास संभव। सभी का अभ्यास किया जा सकता है किसमें? तो राइट आंसर रहेगा संगणकेन, ऑप्शन नंबर ए। तो ये 30 क्वेश्चन संस्कृत के वे कितने सही हुए आपके ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। अब हम एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन के कुल 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, प्रश्न नंबर 91 में देखिए, हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? 4 विकल्प आपके सामने हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम सर्वप्रथम किसने दिया? राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु वासियों द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं को उनके स्थलों से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है आपको। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, सभी संगत है, यानी तांबा जो है खेतड़ी एवं बलूचिस्तान से, टिन जो है अफगानिस्तान एवं ईरान से, चांदी जो है ईरान एवं अफगानिस्तान से, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 93 में, किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है किस स्थान पे हुई, ये पूछा गया है। राइट आंसर रहेगा कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम पूछा गया है साथियों। राइट आंसर रहेगा आपका 94 नंबर प्रश्न का वर्धमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है, किस गुप्त शासक के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? किस गुप्त शासक के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? राइट आंसर रहेगा कुमार गुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। 96 नंबर है, मौर्य काल में मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी था। मौर्य काल में मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी कौन था साथियों? रूपदर्शक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, किस सामाजिक बुराई का प्रचलन गुप्तोत्तर काल में हुआ? दहेज प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह या ये सभी? किस सामाजिक बुराई का प्रचलन गुप्तोत्तर काल में हुआ साथियों? राइट आंसर रहेगा बाल विवाह, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 98 की ओर। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक के किस पुत्र ने खोतान में हिंदू राज्य की स्थापना की? 98 नंबर का बताइए, बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक के किस पुत्र ने खोतान में हिंदू राज्य की स्थापना की? राइट आंसर रहेगा कुणाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न में से कौन सा मुगल कर्मचारी केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत नहीं आता था? केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत कौन सा मुगल कर्मचारी नहीं आता था? राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? आमिल, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, 1764 ईस्वी में बंगाल का नवाब कौन था? 1764 ईस्वी में बंगाल का नवाब कौन था साथियों? 4 विकल्प आपके सामने हैं। राइट आंसर रहेगा मीर जाफर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के पेपर मिलते रहेंगे। 101 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के पिता या अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु किस सुधारक को कहा जाता है? आधुनिक भारत के पिता या अतीत एवं भविष्य के मध्य का सेतु किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, किस भारत परिषद अधिनियम के तहत प्रांतों में स्वायत्तता लागू की गई? किस भारत परिषद अधिनियम के तहत प्रांतों में स्वायत्तता लागू की गई? साथियों राइट आंसर रहेगा 1935 के, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए 103 नंबर,
मूल अधिकार वे आधारभूत अधिकार हैं जो नागरिकों के नैतिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए अपरिहार्य है। ये संविधान के किस भाग में वर्णित है? मूल अधिकार। साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाते हैं कौन? भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर माने जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? नहीं, हाँ, पता नहीं या ये सभी। उद्देशिका जो है वह संविधान का अंग है, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है भारत में चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब आरंभ किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भारत में चुनाव के लिए कब प्रयोग किया गया? 1998 में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है गर्भपात एक जघन्य अपराध है, आईपीसी की किस धारा से संबंधित है? गर्भपात करवाना एक जघन्य अपराध है, किस धारा से संबंधित है आईपीसी की? ये पूछा गया है। एक 332 राइट आंसर रहेगा। धारा 312 धारा 312 ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल आरक्षित रखने का निर्णय ले सकता है? कौन सा अनुच्छेद है साथियों वह? राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 200 ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 109 की तरफ। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होती, ये निर्धारित किया गया है किस संविधान संशोधन द्वारा? तो साथियों 109 का राइट आंसर रहेगा 91 में संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया। बी ऑप्शन सही है। अगला है राज्यपाल एक वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा कितने वर्ष पर? तो कितने वर्ष पर करेगा साथियों वह आयोग? तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? 5 वर्ष पर करेगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 111 देखिए, जिला स्तर पर किस विभाग का प्रमुख जिलाधीश होता है? जिला स्तर पर किस विभाग का प्रमुख जो है वो जिलाधीश होता है, ये बताना है। तो राइट आंसर रहेगा राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग ऑप्शन नंबर डी। अगला है जिला स्तरीय प्रशासन का प्रधान कौन होता है? जिला स्तरीय प्रशासन का प्रधान होता है जिलाधीश ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 113 की ओर। 113 नंबर देखिए, एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? 111 किलोमीटर को। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं कहलाती है। भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं जो है अक्षांश कहलाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 115 नंबर देखिए साथियों, आपके सामने आ चुका है। किसी चक्रवात अक्ष पर क्या होता है? ताप और दाब के बारे में पूछा गया है। किसी चक्रवात अक्ष पर क्या होता है? तो साथियों निर्मल आकाश और न्यूनतम ताप होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए 116 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर क्या रहेगा 4 में से? सी ऑप्शन अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है कागज उद्योग एक भारसाई उद्योग है, वर्तमान में इसके सबसे अधिक कारखाने किस राज्य में हैं? कागज उद्योग के सबसे अधिक कारखाने किस राज्य में है पूछा गया है? महाराष्ट्र इसका राइट आंसर रहेगा। सी ऑप्शन। 118 नंबर देखिए, लोहे अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लोहे अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा अनवीकरणीय ऑप्शन नंबर ए। 119 देखिए, असम एवं पश्चिम बंगाल में वैशाख के महीने में चलने वाली वर्षा युक्त पवनें जो चाय, पटसन एवं चावल के लिए उपयुक्त होती है उन्हें क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, उन्हें कहा जाता है काल वैशाखी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 121 की ओर। निम्न में से कौन सी हिमालय की चोटी भारत में स्थित है? इनमें से कौन सी हिमालय की चोटी भारत में स्थित है? राइट आंसर रहेगा कंचनजंगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला है लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में वर्षा करती है। किस राज्य में वर्षा करती है साथियों लौटती हुई वह पवनें? तो वह करती है तमिलनाडु में बारिश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में नवीनतम कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई? 2005, 2007, 2019, 2012। तो साथियों ये कब लागू की गई? ये की गई 2019 में लागू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, पाइराइट्स नामक खनिज का उपयोग गंधक का तेजाब एवं उर्वरक बनाने में किया जाता है। ये राजस्थान में कहाँ पर मिलता है? पाइराइट्स सीकर, सलादीपुरा, उमरा या राजपुर दरिबा। तो साथियों राइट आंसर रहेगा सलादीपुरा, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, सड़क नीति घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सड़क नीति घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। आगे है, बयाना युद्ध एवं खानवा युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर की सेनाओं के मध्य वे कितने महीनों के अंतराल पर हुए? उन दोनों के बीच कितनों का अंतर था, कितने महीने का? लगभग 1 महीने का अंतर था साथियों। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है, राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ, जिसकी राजधानी किसे बनाया गया था? संयुक्त राजस्थान का गठन, और इसकी राजधानी कौन सी थी साथियों? उसकी राजधानी थी उदयपुर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्र पाषाणिक स्थल है? कालीबंगा, आहड़, तिलवाड़ा, जसोल। ताम्र पाषाणिक स्थल कौन सा है? आहड़ इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 129 की ओर। तो देखिए साथियों, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ताम्र या कांस्य युग। ऑप्शन नंबर सी। आगे है, गिलोंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो बताइए, तांबा प्रस्तर युग, लोहे युग, प्रस्तर युग या मृद भांडी युग? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तांबा प्रस्तर युग। ऑप्शन नंबर ए। आगे आपको असंगत बताना है। 131 में असंगत बताना है, तमाशा जयपुर, रम्मत बीकानेर एवं जैसलमेर, नाहर नृत्य भीलवाड़ा, कुचामणी ख्याल अलवर। तो साथियों असंगत बताना है। राइट आंसर रहेगा कुचामणी ख्याल जो है अलवर की नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है, राधा गोविंद संगीत सार नामक संगीत ग्रंथ के रचयिता कौन है? राधा गोविंद संगीत सार ये ग्रंथ संगीत ग्रंथ है, किसने लिखा है साथियों? राइट आंसर रहेगा आपका बृजपाल भट्ट। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 133 नंबर, करवा चौथ का त्योहार स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्योहार है, जिसमें वे पति के स्वास्थ्य दीर्घायु होने की मंगल कामना करते हैं। यह त्योहार कब मनाया जाता है? करवा चौथ का त्योहार कब मनाया जाता है, ये पूछा गया है। राइट आंसर रहेगा कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 134 नंबर, कांकणवाड़ी का किला किस अभ्यारण्य में स्थित है? कांकणवाड़ी का किला किस अभ्यारण्य में स्थित है? यह है आपके सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, राजस्थान में तुरा कलंगी नाट्यों का प्रचलन किस आंचलिक क्षेत्र में है? तुरा कलंगी नाट्य किस क्षेत्र में चलते हैं, ये पूछा गया 135 में। राइट आंसर रहेगा मेवाड़ी। ऑप्शन नंबर सी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 136, बैंकों तथा सहकारी समितियों से ऋण क्या कहलाते हैं? बैंकों तथा सहकारी समितियों से जो ऋण लेते हैं क्या कहलाते हैं साथियों? वे कहलाते हैं आपके औपचारिक क्षेत्र ऋण कहलाते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 137 देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई? LIC की स्थापना कब हुई साथियों? तो ये हुई है 1956 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 138 देखिए, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? भारत में बीमा क्षेत्र का नियंत्रण जो है कौन सी संस्था करती है? राइट आंसर रहेगा IRDA। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? 4 ऑप्शन है, जिसमें से राइट आंसर रहेगा उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी। आगे, सहकारी साख समितियों का ढांचा है किस स्तर का है? ये ढांचा सहकारी साख समितियों का ढांचा जो है साथियों वे त्रिस्तरीय होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए, भ्रमणात्मक विधि
पर प्रकाश डालते हुए किसी ने कहा है कि वस्तुओं के सही निरीक्षण पर ही भूगोल का सही ज्ञान आधारित है। भूगोल का अधिकांश भाग मस्तिष्क की अपेक्षा पैरों द्वारा सीखा जाता है। ये किसका कथन है ये बताना आपको। 4 विकल्प है, राइट आंसर इसका जो रहेगा वह रहेगा जेम्स फेयरग्रीव, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, नागरिक शास्त्र की प्रयोगशाला में किन किन वस्तुओं का होना आवश्यक है। नागरिक शास्त्र की प्रयोगशाला में किन किन वस्तुओं का होना आवश्यक है। राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, यानी शामपट और सूचनापट, कुर्सी, मेज और पत्र पत्रिका, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण की आवश्यकता है। 4 विकल्प आपके सामने, सभी को पढ़ाना पड़ेगा, यानी इतिहास और भूगोल, नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, ये के सारे सामाजिक अध्ययन शिक्षण में आएंगे, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, किसके अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए ही किया जाता है। तो समस्या मूलक कार्य किसने बताया है, स्टीवेंसन ने बताया है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखिए, सामूहिक योजनाओं के द्वारा छात्रों में कौन सी भावना आदि गुणों का विकास किया जा सकता है। तो साथियों राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, यानी सहयोग भावना आती है, सहानुभूति भावना आती है और सहकारिता की भावना बढ़ती है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, सामूहिक योजना के द्वारा। अगला है, कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं में नागरिक शास्त्र शिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त है। छोटी कक्षाओं में नागरिक शास्त्र क्षेत्र के लिए साथियों कहानी पद्धति राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। आगे 147 नंबर, शिक्षण की वाद विवाद पद्धति किस प्रकार की कक्षाओं के लिए उपयोगी है। वाद विवाद पद्धति ये जो साथियों हैं ये उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए काम आती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, किसी प्रदेश की तुलना करते समय अध्यापक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी प्रदेश की तुलना करनी है, अध्यापक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उस प्रदेश का क्षेत्रफल याद होना, ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल सही है। अक्षांश और जनसंख्या याद होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। देशांतर, पर्वतों की ऊंचाई का ध्यान रखना चाहिए, उपरोक्त सभी राइट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। आगे देखिए, जीवंत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की पहल के रूप में बृहस्पति आभासी कक्षा कक्ष का विकास किस संस्थान द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों ये किया गया था IIT कानपुर द्वारा, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, भारत में परियोजना विधि का स्वरूप कहाँ से देखने को मिलता है। भारत में परियोजना विधि का स्वरूप कहाँ से देखने को मिलता है। राइट आंसर रहेगा बेसिक शिक्षा परियोजना में, ए ऑप्शन। तो ये आज के 150 क्वेश्चन थे, आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, रीड की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।